हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म सफलता स्टडी स्कूल पे और पुनः अपने कंटिन्यू सेशन के साथ में जुड़ चुके हैं। और जैसा आपको बहुत अच्छे से पता है, अपने किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं और किस रिगार्डिंग अपने यानी कि एनसीईआरटी को फ़ॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी आपको पता चल गया होगा। हमेशा एनसीईआरटी को ऐसा ही पढ़ना चाहिए। कुछ थ्योरी आप पढ़ लेते हो और हमारा क्या काम है, जितने भी थ्योरी में से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को आपके सामने रखना, न केवल रखना बल्कि उनका सॉल्यूशन भी आपको देना। वो तो आपको पता ही है, अपना स्कॉलरशिप टेस्ट जो इसके ऊपर होने वाला है, के अंदर आप हिस्सेदारी निभाने वाले हो। और बहुत अच्छे से बता दूं आपको मैं, तो 6 से लेकर 12th तक यानी कि 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी है, क्वेश्चन यहीं से पूछे। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं या फिर स्टेट के एग्जाम होते हैं या मैं कहूँ सेंटर के कोई भी एग्जाम होते हैं, वहां पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं अपने शुरू करते हैं न्यू सेशन के साथ में। और जहां तक मेरे को उम्मीद है और जहां तक मेरे को दिख भी रहा है, भी आवाज एकदम परफेक्ट आपके सामने पहुंच भी रही होगी। आवाज में कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु आपको नहीं दिख रही होगी। चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। अपने कक्षा 6 का ग्लोब और अक्षांश व देशांतर के ऊपर बात कर रहे थे। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवा चुका था और मैं प्रॉमिस करके गया था आपसे, ये बोला था मैंने, कि जितने थ्योरी में से क्वेश्चन बनते हैं, मैं 1% भी आलस नहीं करूंगा कि इस क्वेश्चन को नहीं करवाते। बहुत क्वेश्चन हो गए इसको नहीं करवाते, 1% भी आलस नहीं करूंगा मैं आपको क्वेश्चन करवाने के लिए। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतनी मैं पूरी मेहनत के साथ में क्वेश्चन लेके आऊँ। चाहे एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन बने तो मैं 20 ही लेके आऊंगा, चाहे 15 बने तो 15 ही लेके आऊंगा, और चाहे 100 बने तो मैं 100 के 100 क्वेश्चन आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। एक भी क्वेश्चन आपकी आंखों से देखे बिना नहीं जाना चाहिए। है, क्योंकि आपने पूरा जब भरोसा ही सफलता स्टडी स्कूल के प्लेटफॉर्म पे कर लिया, तो फिर टेंशन किस बात की। ठीक है, शुरू करते हैं अपने। हाँ, और कईयों के कल डाउट आ रहे थे, सर हमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिला, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिला। वो प्रॉपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल चुका है। अभी वीडियो को आप बहुत अच्छे से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर आपने जो एप्लीकेशन था अपना सफलता स्टडी का, वहां पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन भी अभी शो भी हो रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और कईयों के कल फिर डाउट आते हैं, सर हमें डाउनलोड जब करते हैं तो परमिशंस मांगता है। देखो, वो परमिशन आपकी सेटिंग, जो फोन की सेटिंग है वहां से परमिशन मांग रहे हो। उसमें एप्लीकेशन की कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आपकी फोन की कुछ सेटिंग है भी, कहाँ पे इसको स्टोरेज होना है, एसडी कार्ड में करे या फिर फोन के स्टोरेज में करे, तो आपकी फोन की सेटिंग से वो स्टोरेज मांग रहा है, वो परमिशन मांग रहा है, उसको अलाउ कर दो, आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं होनी। और बाकी किसी प्रकार की अगर टेंशन रहती है तो अपने बैठे हैं भाई, अपने बैठे हैं, या फिर टेक्निकल टीम का नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो या फिर आप मैसेज छोड़ सकते हो, आपको टेक्निकल टीम आपसे बात कर लेगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आईएसटी का मतलब क्या है, सुनो। इसको सुनने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, इसको करने से पहले पहले मैं एक बात बता दूं, आईएसटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये मान के चलना क्या है, ग्लोब। देखो ग्लोब क्या होता है, दो बातें सुनो। ग्लोब क्या होता है, अगर मैं ग्लोब की बात करूं ना, ग्लोब एक प्रकार से आप पृथ्वी कह सकते हो। एक प्रकार से ग्लोब को क्या कह सकते हो, पृथ्वी कह सकते हो। पृथ्वी तो कहना तो वैसे बहुत गलत बात है, लेकिन मैं कह सकता हूँ समझने के लिए, जो पृथ्वी का एक छोटी सी कॉपी होती है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, आसानी से जहां पे पृथ्वी का जो डायरेक्शंस है या फिर इसकी जो गोलार्ध है, इसको आसानी से समझ सकते हैं, उसका ही जैसा जो दिखता है उसे ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, सुनो, ग्लोब के ऊपर दो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। एक उत्तर की तरफ पॉइंट होता है और एक दक्षिण की तरफ पॉइंट होता है। उत्तर जो पॉइंट होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दक्षिण में जो होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से इसे जाना जाता है। जब नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जो मिलाया जाता है, जो रेखा होती है उसे अक्ष कहा जाता है। इसे अक्ष कहा जाता है, उसे ऑर्बिट कहा जाता है। यहां तक कोई किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए। सुनो ध्यान से सुनना। अभी पूरी अर्थ के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर इस प्रकार जो आड़ी रेखाएं खींची गई है, पूरी अर्थ के ऊपर इस प्रकार जो आड़ी रेखाएं खींची जाती है, उन्हें आपके अक्षांश कहा जाता है, उन्हें आपके अक्षांश कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है, या जो आड़ी रेखाएं होती है। ठीक है, पूरी अर्थ के ऊपर जो आपके इस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती है, ग्लोब के ऊपर बात करता हूं, ये जो रेखाएं खींची जाती है, इन्हें आपका देशांतर कहा जाता है, इन्हें आपका देशांतर कहा जाता है, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब एक बात सुनना,
ये जो सबसे बीच की अक्षांश होती है ना, ये जो सबसे बीच की अक्षांश होती है, इसे आपका भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन कहा जाता है। ये सबसे जो बीच की आपकी देशांतर होती है ना, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा क्या चीज होती है, ध्यान से सुनो, यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया। ग्रीनविच रेखा क्या होती है? ये जो सबसे सेंटर की लाइन है, ये जो सबसे सेंटर की लाइन है, जो सबसे मेन देशांतर होता है, सबसे मेन आपका लॉन्गिट्यूड होता है, और ये जो सबसे मेन होता है ना, यहीं से विश्व के जितने भी कंट्रीज है वहां के देशों का समय का निर्धारण किया जाता है। इसी को ही आधार बनाया जाता है, इसी रेखा को ही आधार बनाया जाता है। ये जो 0 डिग्री देशांतर होता है ना, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये अगर बात करूं कहां से गुजरता है, ये लंदन, लंदन के अंदर एक वेधशाला पड़ती है, सौर वेधशाला कहा जाता है। लंदन के अंदर एक वेधशाला से सौर वेधशाला कहा जाता है। इसी सौर वेधशाला के पास में से एक सिटी पड़ता है, उसे ग्रीनविच सिटी कहा जाता है। ग्रीनविच सिटी, इसी ग्रीनविच सिटी से होकर ये जो रेखा गुजरती है, ये जो सबसे मेन रेखा होती है, सभी देशों का समय का निर्धारण इसी से ही किया जाता है। ये सबसे मेन अपने टाइम बताने वाली जोन होता है, टाइम इसी से डिसाइड किया जाता है, सभी कंट्री का टाइम इसी से डिसाइड किया जाता है। इसी से क्वेश्चन पूछा गया, IST का क्या मतलब है? IST का क्या मतलब होता है? IST का मतलब आपका मेन सिंपल सा पूछा, IST का मतलब क्या होता है? जो भारतीय मानक समय रेखा, ये तो हो ही नहीं सकता, इंटरनल पूछा गया, ठीक है, इंटरनेशनल पूछा गया, क्योंकि अगर भारत की पूछेगा तो यहां से पूछेगा। ध्यान से सुनना, अगर वो भारत की पूछेगा तो वो यहां से पूछेगा, ये भारत की होती है। अभी आप बोलोगे सर भारत का कैसे निकालते हैं? ये तो आपने इंटरनेशनल बात कर दी, भारत का कैसे निकालते हैं? तो भारत का कैसे निकालते वो मैं बाद में बात करूंगा, अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर मैं भारत की बात करूंगा। अभी इसकी बताता हूं, IST का मतलब क्या होता है? IST का मतलब बहुत सिंपल सा है, आंतरिक मानक शीतोष्ण, यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं इंटरनल स्टैंडर्ड टेम्परेट, कहने का मतलब जो आपके पोल की साइड में, पोल की साइड में जो क्लाइमेट को डिसाइड कर रहे हैं, पोलर की साइड में, अगर मैं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, इन पोलर साइड के पास में जो क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं ना, वो आपका IST होता है। आप बोलोगे सर इसका इसके साथ लिंक क्या था? सुनो ध्यान से, मैंने आपको ये बता दिया, ये जो देशांतर होते हैं ये समय को ही बताते हैं, और बाकी जो सारे अक्षांश बचे हैं ना, जो लॉन्गिट्यूड बचे हैं, ये हमेशा क्लाइमेट का ही बताते हैं। यहां से दो क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, अक्षांश जो हमेशा बताते हैं ना, लॉन्गिट्यूड जो लेटिट्यूड जो हमेशा बताते हैं, ये आपके जलवायु यानी कि क्लाइमेट का ही निर्धारण करते हैं। तो जब भी क्लाइमेट की बात आए, और क्लाइमेट हमेशा सबसे ज्यादा जो चेंज होता है ना पोलर साइड में होता है, और पोलर के लिए यहाँ पे शीतोष्ण शब्द का यूज किया गया, टेम्परेट का यूज किया गया। जो भी यूज होता है यहाँ पे पोलर साइड में क्लाइमेट सबसे ज्यादा चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज का प्रकाश सीधा पड़ता है और यहाँ पे तिरछा पड़ता है, तिरछे पड़ने के कारण यहाँ पे बर्फ जमी हुई। कि यहाँ तक अपने को इतना ही समझना। जैसे ही अपने 8th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, तो वहां पे इसको बहुत डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है। एक बार अपने को 6th क्लास का जो बेस है उसी को मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर IST का मतलब क्या होता है? आंतरिक मानक शीतोष्ण होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता आपसे इसका मतलब पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इसका जो फुल फॉर्म है ये आपसे पूछा जा सकता है। मतलब पूछने की जो बात आती है वो आपके 8th क्लास में या फिर आप 11th क्लास में जब ज्योग्राफी को पढ़ोगे, NCERT को पढ़ोगे, वहां पे कम से कम ये 20 मिनट का एक टॉपिक है, वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी एक बात और बता दूं, यहां से दो बातें क्लियर होगी। जलवायु क्या होता है सर, ये पता चल गया, ठीक है। दूसरा सर, हाँ सॉरी, जलवायु किससे निर्धारण किया जाता है? अक्षांश से। दूसरी सर एक बात और पता चली, देशांतर क्या काम करते हैं? सर ये समय बताते हैं, ये समय बताते हैं। अक्षांश क्या काम करती है? ये जलवायु बताती है। सर एक बात और पता चल गया, ये जो दोनों के दोनों होते हैं ना, ये दोनों के दोनों आपस में जब काटते हैं तो उसे ग्रिड लाइन कहा जाता है। ग्रिड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अक्षांश व देशांतर आपस में काटते हैं इसे ग्रिड लाइन कहा जाता है। NCERT में आपके लिखा हुआ, मैंने सोचा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं इसको, ऐसे कैसे मैं समझा दूंगा। एक बात और सुनना, ठीक है। टोटल अगर मैं देशांतरों की बात करूं तो 360 होते हैं। देशांतर कितने होते हैं? 360, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में राउंड शेप में होती है, तो 360 देशांतर होते हैं। अक्षांश की बात करो, 0 डिग्री से ऊपर भी 90 होते हैं और 0 डिग्री से नीचे भी, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था,
अक्षांश 180 होते हैं टोटल, 90 ऊपर होते हैं और 90 नीचे होते हैं। तो 90 प्लस में 90 बराबर 180 होते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगर पूछ ले सबसे मेन देशांतर कौन सा होता है, तो 0 डिग्री देशांतर होता है। इसको क्या बोलते हैं अभी बताया, इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। इसे प्रधान रेखा भी कहा जाता है, प्रधान रेखा भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में जो लिखा गया इसे प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। यहां तक सारी, अभी जो इतना मैंने बेस बताए, आगे के 3-4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपने आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा वह रेखा जो विश्व को उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में विभाजित करती है, विश्व को उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में विभाजित करती है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश ऊपर भी 90 होते हैं और नीचे भी 90 होते हैं। यानी कि इन अक्षांशों में से ये जो अक्षांश होते हैं ऊपर भी 90 होते हैं, यहाँ पे भी 90 होते हैं। इनको दो हिस्सों में जो बांटने वाली रेखा होती है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, जो भी पूरे विश्व को दो हिस्सों में बांट देती है, इसका ऊपर का हिस्सा आधा हो जाता है और नीचे का हिस्सा आधा हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आपको ये तो पता है अक्षांश क्या होता है? बिल्कुल सर पता है। आड़ी जो रेखाएं होती है उन्हें अक्षांश कहा जाता है। देशांतर क्या होता है सर? जो सीधी रेखाएं होती है उसे देशांतर कहा जाता है। प्रधान मध्य रेखा कौन सी होती है? ये जो आपने ग्रीनविच रेखा की बात की है ना, तो प्रमुख यामोत्तर रेखा की बात की है, ये वही होती है बच्चा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो आपकी इक्वेटर लाइन होती है, यही वो लाइन होती है, जैसे सपोज करो ये आपकी पृथ्वी है, इसको दो बीच में से बांटने वाली ये हिस्सा आपका अलग हो जाता है, ये हिस्सा अलग हो जाता है, इसे आपकी इक्वेटर लाइन कहा जाता है। यहां तक कोई भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो इसका इक्वेटर लाइन आंसर हो जाएगा, ये इसका भूमध्य रेखा, इक्वेटर इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मेरे को जहां तक लग रहा है आवाज भी एकदम परफेक्ट समझ में आ रही होगी, आवाज में कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु आपको नहीं मिलने वाली। और फिर कहता हूं जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर बताइए, क्योंकि जैसा आपको भी पता है कुछ भी अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको अपना बेस तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर बेस क्लियर आपका नहीं होता तो बिना बेस क्लियर के आपको सफलता नहीं मिल सकती, और बेस हमेशा एनसीईआरटी से ही क्लियर होता है। और अच्छे से एनसीईआरटी को नए के चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन करवाए जाते हैं। एनसीईआरटी में नए केवल चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बल्कि एनसीईआरटी की थ्योरी में कितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जितना हो सकता है इतने ज्यादा फ्रेंड सर्कल में, अगर आपको अच्छा लगे फिर आप फ्रेंड सर्कल में जरूर बताइए भी यहाँ पे एनसीईआरटी का बेस तैयार करवाया जाता है। और अपना एप्लीकेशन आपको दिख भी रहा होगा, सफलता स्टडी स्कूल। जब आप सर्च करते हो प्ले स्टोर पे तो इस प्रकार का लोगो आता है, इसी लोगो को आपको डाउनलोड करना है। और किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है तो आप इस नंबर पे आप टेक्निकल टीम से कभी भी बात कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं क्या होती है? सर हमें जहां तक आपने बताया ना 3-4 बातें अभी याद पड़ी है। सर एक तो आपने ये कहा कि इस प्रकार होती है, सीधी होती है। ठीक है सर, एक आपने ये कहा ये समय का निर्धारण करती है। सर एक आपने ये कहा इनकी टोटल संख्या 360 होती है। तो ये 3 बातें तो सर हमें याद पड़ी है, क्या पता इन 3 बातों से क्वेश्चन सही हो रहा हो। ठीक है, पढ़ते हैं अभी क्वेश्चन को। देशांतर रेखाएं क्या होती है? व्हाट आर लॉन्गिट्यूड लाइंस? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से पूर्वी ध्रुव तक चलने वाली रेखाएं, सॉरी ये जो रेखाएं था यहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से पूर्वी ध्रुव तक चलने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव तक चलने वाली रेखाएं, पूर्वी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली रेखाएं। सर हमें इसकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई, लेकिन ये तो पता चल गया सर ये जो आपके देशांतर थे ना, देशांतर थे, ये उत्तरी ध्रुव था, ये दक्षिणी ध्रुव था। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई थी, बस सर इतना पता है हमें। लेकिन अब यहां से देखो, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली थी, ये क्या था? उत्तरी ध्रुव से पूर्वी ध्रुव, गलत हो गया क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से पश्चिम, गलत हो गया क्योंकि उत्तर से दक्षिण है। पूर्व से दक्षिण हो गया, ये भी गलत हो गया। उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक जो चलने वाली जो रेखाएं होती है, यहां से लेकर यहां तक जो रेखाएं चलती है ना, इन्हें ही आपके क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। यानी कि
लाइन रनिंग फॉर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ से साउथ में जो चलने वाली सभी रेखाएं होती है उन्हें आपका देशांतर कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ए होने वाला है। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी रहा होगा और कोई इतना हाई लेवल का भी नहीं पढ़ा रहे, 6th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जो आपने कहीं ना कहीं बहुत पहले पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत क्षेत्र निकट स्थित होते हैं। अगर आपको पता हो, अभी मैं 2 मिनट पहले समझा के गया हूं, अभी मैं 2 मिनट पहले आपको समझा के गया हूं। क्या समझाया था मैंने, ध्यान से सुनो। ये आपका सूरज होता है, यहाँ पे ये सन होता है, ठीक है। ये आपकी इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे कौन सी लाइन है, इक्वेटर लाइन है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ता है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो चाहे अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, यहाँ पे सूरज का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, और जब सीधा पड़ेगा यानी कि गर्मी ज्यादा होगी तो उष्ण कटिबंध होगा। बताया था एकदम सर, बहुत अच्छे से याद भी है, मैंने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ाया, 6 के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से बताया। ध्यान से सुनो अभी, क्या आपका नॉर्थ पोल के आसपास का, साउथ पोल के आसपास का एरिया, यहाँ पे सूरज का प्रकाश सीधा पड़ता है तो गर्मी ज्यादा, यहाँ पे सूरज का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, और यहाँ की तो बात करूं, यहाँ पे तो तिरछा पड़ेगा, बात मान ली, और यहाँ पे तो बिल्कुल नए के बराबर ही प्रकाश जाएगा। और जब नए के बराबर ही प्रकाश जाएगा, प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पे ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। और बहुत अच्छे से पता है, बेसिक साइंस तो आपने पढ़ा ही होगा, 0 डिग्री से नीचे जाने पर बर्फ जम जाती है। 0 डिग्री से नीचे जाने पर बर्फ जम जाती है जब आपके इक्वेटर के आसपास एरिया के अंदर इतना ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इतना कम टेम्परेचर हो जाता है, भी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है, यहाँ पे तो प्रकाश भी नहीं पहुंचता, और जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है और ठंडा क्षेत्र बन जाएगा। ऐसा ठंडा क्षेत्र बन जाता है और ठंडे को शीत कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे, जो शीत एरिया होता है, जो कोल्ड एरिया होता है, वो कहां पे होता है, इक्वेटर के आसपास होता है, पोल के आसपास होता है, या फिर जो टेम्परेट जोन होता है वहां पे होता है। तो ये जो पोलर एरिया होता है वहां पे आपको देखा जाता है। तो शीत कहां पे होता है, आपका ध्रुवों के साइड में होता है। कहां पे, तो जो ध्रुव होते हैं वहां पे होता है, पोलर साइड के आसपास आपके शीत क्षेत्र, कोल्ड एरिया देखा जाता है। यहां तक कोई किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होने वाला, 4 का 1 नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान मध्य रेखा गुजरती है, बहुत सिंपल सा है। अभी मैंने कहा था लंदन की एक वेधशाला है जिसे सौर वेधशाला कहा जाता है। इसी सौर वेधशाला से एक साथ में सिटी पड़ता है, इसे ग्रीनविच सिटी कहा जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बना लेना। प्रधान मध्य रेखा की बात की गई है, अरे ये 6 क्लास के एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन होता है, जो बड़े बड़े एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। आप बोलते हो सर पता नहीं कहां से है, अरे हमने पढ़ा नहीं, ये 6ठी क्लास की किताब में लिखा हुआ है, ज्योग्राफी में 6ठी क्लास के दूसरे चैप्टर में ये क्वेश्चन लिखा गया है, प्रधान मध्य रेखा कहां से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है। और अपने +2 में पढ़ के इसको खुश होती है, अरे हमें ग्रीनविच याद हो गया। ये आपको क्या, ये 6ठी क्लास वाले बच्चों को याद है? ये तो थोड़ा सा जो बेसिक जो बुक होती है एनसीईआरटी की, जो बेस होती है ना, उसको बहुत अच्छे से अपने को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेस अपना वहीं से क्लियर होता है। ठीक है, प्रधान मध्य रेखा कहां से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, तो ग्रीनवुड से, ग्रीनफील्ड से, ग्रीनविच से, और या फिर ग्रीनविच से। कहने का मतलब डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक सर्कल कहां स्थित है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मैं आपको डायग्राम मैंने बना रखा है, इसका बहुत अच्छे से समझा रखा है। वैसे मैं थ्योरिकल टाइप से, मौखिक टाइप से समझाने वाला हूं, कोशिश करना समझने की, क्योंकि प्रयास करना चाहिए। आगे कुछ एक टॉपिक में ऐसे ही समझाने का प्रयास करूंगा आपको। राउंड अपना ग्लोब था, एकदम सर दिमाग में फिट हो रहा है, आंखें बंद करके सोचना, आवाज को सुनते रहना, आंखें बंद करके सोचना। गोल अपना ग्लोब था, बीच में से कौन सी भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन जा रही थी, एकदम सर अच्छे से याद हो रहा है। अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात करता हूं, उत्तरी ध्रुव में बात, उत्तरी गोलार्ध में बात करूं, 23.5 पे कर्क रेखा थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एकदम सर याद हो रहा है। सर 23.5 से दक्षिण में बात करूं तो मकर रेखा थी, सर एकदम याद हो रहा है। सर 66.5 ऊपर आर्कटिक सर्कल था,
और नीचे 66.5 पे अंटार्कटिक सर्कल था। बहुत अच्छे से सर याद हो रहा है, यानी कि दिमाग में फिट हो गया ना। जो मैंने लास्ट क्लास में ग्लोब समझाया था, एक अच्छे से तरीके से समझाया था, एकदम सर अच्छे से याद हो गया। अभी सुनो क्या क्वेश्चन है। आर्कटिक सर्कल कहाँ है सर? अभी अभी हमने दिमाग में रिकॉल किया था, ये हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिला था, उत्तरी गोलार्ध में मिला था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। वेयर इज द आर्कटिक सर्कल लोकेटेड? आर्कटिक सर्कल कौन से गोलार्ध में स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। छठे का सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। आवाज एकदम परफेक्ट समझ में आ रही होगी। देखो, कोई भी किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आपके चैट बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन भी है, वहां पे आप अपनी समस्या लिख भी सकते हो, या फिर आप टेक्निकल टीम का जो नंबर अपने यहाँ पे है, किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी होती है, किसी कोर्स के रिगार्डिंग होता है, सर हमें ये कोर्स चाहिए, इस सब्जेक्ट का चाहिए, तो किसी भी प्रकार के कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी इंक्वायरी होती है तो उस नंबर पे आप टेक्निकल टीम से कभी भी बात कर सकते हो। ठीक है, 8619882190। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी का आकार बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन, दिमाग में सुनना, दिमाग में सुनने की कोशिश करना। यहां पे बनाऊंगा तो कुछ और ही बनेगा, इसलिए सुनने की कोशिश करना। कोई भी चीज गोल होता है, कोई भी चीज गोल होता है, जब उसको ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा दे तो वो कैसे दिखेगा? सर दिमाग में फिट हो गया। कोई भी चीज प्रॉपर गोल है, गुब्बारा है, गुब्बारे को बिल्कुल गोल शेप में आपने उसको फुला लिया, हवा उसके अंदर भर ली, जब थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे दबाते हैं तो वो कैसा फील होता है, कैसा दिखता है? सेम अपनी पृथ्वी वैसी की वैसी है। जब भरे हुए गुब्बारे के अंदर जो हवा होती है, जब उसको ऊपर और नीचे से दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो वो किसी कैसी शेप ले लेता है, थोड़ा सा इससे लंबा सा बन जाता है। सेम डिट्टो अपनी पृथ्वी ऐसी है, लेकिन ग्लोब के थ्रू समझाने के लिए उसको गोल बनाया जाता है। ठीक है, अभी सर हमें पता चल गया। सुनो, अभी स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो। एक गोला जो ध्रुवों पर उभरा हुआ और केंद्र पर चपटा होता है, गलत बात है, ध्रुवों से उभरा हुआ नहीं है भैया। एक गोला जो ध्रुवों पर चपटा होता है और केंद्र पर उभरा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो इसको। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक गोला है जो ध्रुवों पर चपटा हुआ है, ध्रुवों से ऐसे दसा हुआ है, और केंद्र पर उभरा हुआ है, और केंद्र से ऐसे उभरा हुआ है, तो वो आपका ग्लोब होता है। यहां तक कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका भी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? मोटी और पतली रेखा जो पृथ्वी को विभाजित करती है, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को विभाजित करती है, एक वास्तविक रेखा जो पृथ्वी को विभाजित करती है, लंबी और छोटी रेखा जो पृथ्वी को विभाजित करती है। मोटी और पतली, मोटी और पतली कौन सी होती है? मोटी और पतली, मोटी रेखा तो कोई है ही नहीं, पतली तो मैं मानता हूं, लेकिन मोटी रेखा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को विभाजित करती है, पृथ्वी को तो नहीं बांटती भैया। एक वास्तविक रेखा जो पृथ्वी को, वास्तविक तो है ही नहीं, है तो कल्पना के रूप में। लंबी रेखाएं हैं, छोटी रेखाएं हैं जो पृथ्वी को क्या करती है? पृथ्वी को विभाजित करती है। कुछ लंबी देखने को मिलती है, कुछ छोटी देखने को मिलती है, जो पूरी पृथ्वी को डिवाइड कर देती है। इसे आपके अक्षांश व देशांतर कहा जाता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ। आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ तो मैंने 5 नंबर क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, या मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। आगे चले, ठीक है सर, चलते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन, प्रधान मध्य रेखा गुजरती है। प्रधान मध्य जो रेखा है वो कहां से गुजरती है? ये ग्रीनिच रेखा से गुजरती है। इसके ऊपर अपने को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं ध्यान से पढ़ो। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, इस साइड मैंने आपको क्वेश्चन करवा भी दिया। कहां तक मेरे को लगता है, देशांतर, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन था, देशांतर रेखाएं क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाती है, उन रेखाओं को आपका देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो ये क्वेश्चन मैं अपने आप पे बना देता हूं भाई। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सुनना, ध्यान से सुनना।
कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है आपका। ये रहा इक्वेटर लाइन, ये आपका इक्वेटर लाइन है, ठीक है। सेम सा पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसका जो बीच का एरिया है तो क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है आपका। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल देता हूं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल देता हूं। इनका जो बीच का एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, इसे क्या कहा जाता है, इस एरिया की बात की गई। इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन और, ये जो एरिया होता है ऊपर को छोड़ दो और ये जो नीचे का छोड़ दो, इसे क्या कहा जाता है, यानी कि मैं इस एरिया की बात करूं, ये जो एरिया होता है इस एरिया को क्या कहा जाता है। ये सर्कल कौन सा था, आर्कटिक सर्कल। ये कौन सा सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। पूरी कंप्लीट बात सुनना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया क्या कहलाता है, आर्कटिक सर्कल और कर्क रेखा के बीच में, मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। सिंपल सी बात करूं, इसे आपका उष्ण कटिबंध कहा जाता है। एनसीईआरटी में लिखा गया, इसे आपका शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, इसे आपका शीतोष्ण कटिबंध और ये आपका उष्ण कटिबंध। इसे तो क्या, टेम्परेट जोन, इसे कौन सा, टेम्परेट जोन, और इसे आपका ट्रॉपिकल जोन। ये तो आपका टेम्परेट जोन और ये आपका ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और मेरे को नहीं लगता आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ रही होगी। इसमें 8 नंबर और 5 नंबर जो क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन ये था। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक आपको मैं 5 नंबर क्वेश्चन बता दूं। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा था, शायद यही था क्या, यही था। ये 5 नंबर और जो 8 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना। मेरे को नहीं लगता यहां तक आपको कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ होने वाली है, ठीक है। और बाकी एनी टाइम आपके साथ में रहते हैं, टेक्निकल टीम से आप कभी भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार को आपको कोर्स को परचेज करना है या फिर मैं कहूँ आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए, तो आप कभी भी टेक्निकल टीम से इस रिगार्डिंग बात कर सकते हो। और अपना एप्लीकेशन है जहां पे आपको फ्री में बहुत कुछ कंटेंट मिलने वाला है, वो भी आप टेक्निकल टीम यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके सफलता स्टडी स्कूल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे जाके कुछ भी आप फ्री कंटेंट किसी भी प्रकार का देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।